नमस्कार मित्रों। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि ग्लोबल टीवी पर हम एक ऐसी श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं, एक ऐसे व्यक्ति की कहानी आपसे शेयर करने जा रहे हैं, आपको बताने जा रहे हैं, जिसने अपने एक अनूठे प्रयोग से सत्य के साथ उसके जो प्रयोग हुए, शांति और अहिंसा के साथ उसके जो प्रयोग हुए, उसने ना सिर्फ भारत को अंग्रेजों से आज़ादी दिलाई, बल्कि पूरे विश्व में उसको शांति और अहिंसा के एक मसीहा के तौर पर जाने लगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 7 खंडों में लिखित उस किताब की जो मधुकर उपाध्याय ने लिखी है। ये रचना बापू के, महात्मा गांधी के उन अनछुए पहलुओं के बारे में है जो शायद हम में से कईयों को नहीं पता है। बहुत ज़्यादा आंकड़ों में ना जाते हुए, तारीखों में ना जाते हुए, एक कहानी के माध्यम से सिलसिलेवार तरीके से बापू के महात्मा बनने की कहानी। जी हाँ, उस महात्मा के बारे में जिसके बारे में महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बार कहा था कि आज से 1000 साल बाद जो लोग धरती पे आएंगे, दुनिया के लोग वो ये बात नहीं मानेंगे कि कोई ऐसा महापुरुष भारत में पैदा हुआ जिसके शांति और अहिंसा के प्रयोगों की वजह से दुनिया उसे शांति का मसीहा मानती थी और एक विशाल साम्राज्य को जहां उसकी जिद के आगे मजबूर होकर उस राष्ट्र को स्वतंत्र करना पड़ा। जी हाँ, बापू के शांति, अहिंसा और असहयोग के प्रयोग न सिर्फ भारत में सफल हुए, बल्कि कई देशों के लिए आज भी प्रेरणा का काम करते हैं। आधुनिक काल में इसका सबसे ज़्यादा ज्वलंत उदाहरण है दक्षिण अफ्रीका। जी हाँ, जहाँ महात्मा गांधी ने असहयोग, शांति और अहिंसा के पहले प्रयोग किए। नेल्सन मंडेला ने बाद में वहीं पर अंग्रेजों से दक्षिण अफ्रीका को स्वतंत्र कराया। और ना सिर्फ दक्षिण अफ्रीका, आधुनिक समय में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो गांधी के नीतियों से, उनके असहयोग और शांति और अहिंसा के प्रयोगों से प्रेरणा लेते हैं। तो अब ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आता हूँ लेखक और पत्रकार मधुकर उपाध्याय की उस कृति की तरफ। जी हाँ, बापू, जैसे मैंने कहा, ये 7 खंडों में लिखित किताब, इसका पहला जो खंड है वो मेरे हाथ में है और इसी से मैं कुछ अंश आपको सुनाऊंगा। जो मेरा समय है आधे घंटे का, उसमें जितनी पंक्तियां आपके साथ शेयर कर पाऊंगा वो करूंगा। बाकी अगली कड़ी में कोशिश ये होगी कि ये 7 खंडों की किताब आपके साथ मैं साझा करूं। और देखिए, इसके लिए मैंने लेखक और पत्रकार, इस किताब, इस रचना के रचयिता मधुकर उपाध्याय से स्वयं अनुमति ली हुई है कि मैं इसको पढ़ना चाहता हूं और शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि मैं भी पत्रकार हूं, मैं भी लिखता हूं, लिखता पढ़ता हूं, और इसलिए उन्होंने इसके लिए मुझे हाँ कहा है। तो ये किताब, सबसे पहले लेखक के बारे में, जी हाँ, पिछली कड़ी में मैंने बताया, आज थोड़ा और लेखक और पत्रकार मधुकर उपाध्याय के बारे में। लेखक और पत्रकार मधुकर उपाध्याय का जन्म 1956 में अयोध्या में हुआ।
और 4 दशक पहले आपातकाल के दौरान उन्होंने वहीं से पढ़ाई के साथ पत्रकारिता शुरू की। 10 वर्ष BBC से जुड़े रहे तथा PTI, भाषा, लोकमत समाचार और आज समाज के संपादक रहे। वो जामिया मिलिया इस्लामिया के मैस कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक में स्कॉलर इन रेजिडेंस भी रहे। विज्ञान की पढ़ाई करने के बावजूद उनकी रुचि इतिहास और खासकर ब्रितानी शासनकाल में रही। हिंदी और अंग्रेजी में उनकी 40 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हैं। 1857 में भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम पर उनकी पुस्तकें किस्सा पांडे सीताराम, विष्णु भट्ट की आत्मकथा और सितारा गिर पड़ेगा खासी चर्चित रही है। 50 डेज टू फ्रीडम और पंच लाइन उनकी पुस्तकों में शामिल है, जिसका कई भारतीय भाषाओं में अनुवाद हुआ है। उन्होंने महात्मा गांधी की दांडी यात्रा पर धुंधले पदचिन्ह और दक्षिण अफ्रीका से उनकी वापसी पर एक खामोश डायरी 1915 नाम से पुस्तक लिखी है। उन्होंने BBC के लिए सड़क मार्ग से 62,000 किलोमीटर की यात्रा करते हुए चर्चित रेडियो कार्यक्रम भारतनामा तैयार किया, जो खासा चर्चित रहा। उन्होंने नाटक भी लिखे, जिसमें से एक नाइजीरियाई मानवाधिकार कार्यकर्ता केन सारो-वीवा पर भी है। जी हाँ, ये तो हैं लेखक और पत्रकार मधुकर उपाध्याय, जिनकी 7 खंडों में लिखी पुस्तक, किताब, रचना मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। समय ज़्यादा ना लेते हुए इस किताब के बारे में बापू के महात्मा बनने की कहानी है और जैसा मैंने कहा है, बापू यानी मोहनदास करमचंद गांधी के महात्मा गांधी बनने की कहानी है ये किताब। इस प्रक्रिया में वो गांधी से इतर किसी आम व्यक्ति की भी कहानी लगती हुई सी प्रतीत होती है। 2 अक्टूबर 1869 को जन्मे मोहनदास करमचंद गांधी का लालन पालन, शिक्षा दीक्षा सामान्य बालक की तरह होता है। फिर भी गांधी औरों से अलग खड़े दिखते हैं। इसका कारण है निर्णय लेने की और उस पर टिके रहने की उनकी क्षमता। गलती करना, उससे सीखना और आगे बढ़ना ही गांधी की निर्मित की प्रक्रिया है। सामान्य व्यवहार का वही सत्व उन्हें भविष्य में प्रभावी निर्णय लेने में सहायता प्रदान करता है। गांधी से जुड़ी छोटी छोटी घटनाओं एवं संबद्ध परिस्थितियों का उल्लेख इस पुस्तक में किया गया है, जो पुस्तक को कथात्मक प्रवाह प्रदान करता है। ये इतिहास या ऐतिहासिक धारावाहिक से ज़्यादा कथात्मक धारावाहिक है। यहाँ तिथियाँ नहीं हैं, गांधी के जीवन की कथा है। इसलिए ये ऐतिहासिक जीवनी से ज़्यादा कथात्मक जीवनी है। भाषाई सहजता इन पुस्तकों की पठनीयता को बढ़ाती है। इस पुस्तक को लिखते समय लेखक के समक्ष केवल वयस्क पाठक नहीं थे, वे इन पुस्तकों के माध्यम से किशोरों को भी संबंधित करते हैं। ऐसा करते हुए लेखक संभवतः गांधी, उनके जीवन और विचारों को उनके माध्यम से किशोर और युवा भारत को नई संभावनाओं की ओर ले जाने का स्वप्न देख रहा है। मधुकर जी की गहरी समझ, अध्यवसाय और परिश्रम का परिणाम है ये जीवनी। तो आते हैं, पहला है भाग पोरबंदर से लंदन। गांधी जी की जाहिर सी बात है, पोरबंदर में उनकी पैदाइश हुई। वहाँ से लंदन तक की यात्रा के बारे में ये खंड वर्णन करता है। तो अब पहला पाठ, हड़प्पा वाला पोरबंदर। देखिए आगे कहानी में आते हैं। बात सन 1869 की है, 150 साल पुरानी। गुजराती संवत 1925 विक्रमी, महीना आश्विन या ठेठ हिंदुस्तानी में क्वार का महीना। सितंबर उतर गया था। आमतौर पर अरब सागर से सटे इलाके में अब तक मौसम खुशगवार ना हो, बेहतर तो हो ही जाता है।
जिंदगी का ढर्रा बदल जाता है। लोग कामकाज में अधिक समय दे पाते हैं। बाजारों में चहल पहल रहती है। खासकर शाम का वक्त घरों से निकलकर सागर तट पर चहलकदमी का होता है। जैसे माधोपुर को छोड़कर यहाँ का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहाँ समुद्र में उतरा जा सके। लेकिन ये बात लोगों को हतोत्साहित नहीं करती। जीवन सहज सामान्य हो और मौसम बुलावा भेजे तो घर में बंद होकर कौन रहना चाहेगा। पोरबंदर मझोले दर्जे का नगर था, रियासत की राजधानी थी, लेकिन राजधानी जैसी तड़क भड़क बिल्कुल नहीं। राजमहल, जिसे हुजूर पैलेस कहते हैं, को अगर अलग कर दें तो शहर का तकरीबन हर आदमी एक दूसरे को जानता था। राह चलते मिले तो दोनों हाथ उठाकर जय श्री कृष्णा कहकर अभिवादन करता। मानता कि उसका नगर सीधे कृष्ण कथा से जुड़ा है। मान्यता है कि कृष्ण के सखा सुदामा पोरबंदर के रहने वाले थे। सुदामा का एक बड़ा मंदिर भी वहाँ है। एक जमाने में इसका नाम सुदामा के नाम पर था, जो समय के साथ बदला जरूर पर विलुप्त नहीं हुआ। इस दौर में भी बहुत लोग पोरबंदर को सुदामापुरी कहते मिलेंगे। 19वीं सदी आधे से ज़्यादा बीत चली थी, पर शहर बहुत बड़ा नहीं हुआ था। ऐसी भीड़ भाड़ नहीं थी कि कंधे छिल जाएं। बाहर से आने वालों को गिनती में शामिल ना करें तो नगर की कुल आबादी 70,000 से कम होगी। ज़्यादातर वैष्णव, 10% मुस्लिम और 1% जैन। आसपास की बड़ी बस्तियों में जूनागढ़, राजकोट और जामनगर। हालांकि ये सब पोरबंदर से बड़ी रियासतें थीं। उनका काम भी लेकिन पोरबंदर आए बिना चलता नहीं था, और इसके पीछे एक कारण था, समंदर। समुद्र के रास्ते व्यापार की मजबूरी उन्हें अपनी ओर खींचती थी। पोरबंदर में कभी बड़े बंदरगाह थे जो अब नहीं हैं, पर इतना व्यापार होता था कि लोगों को आकर्षित कर सके। सौराष्ट्र के इस तटीय नगर का इतिहास बहुत पुराना है, कल्पना से पीछे जाता है। जब लोथल, राखीगढ़ी, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की टीला सभ्यताएं विकास के अलग अलग दौर में थी। ईसवी सन से 1600 साल पहले यहाँ छैया सभ्यता थी। दरअसल छाया पोरबंदर का पुराना नाम है, जो संभवतः इसी सभ्यता के नाम से जुड़ा रहा होगा। निरंतरता की दृष्टि से देखें तो कह सकते हैं कि पोरबंदर सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र जीवंत नगर है। इसे उसकी खूबियों में गिना जाएगा कि सिंधु घाटी से लेकर आज तक जीवन कभी पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ। उसका इतिहास 4,500 साल पीछे तक जाता है। समुद्र तल से केवल 1 मीटर ऊपर बसा ये नगर छैया सभ्यता के दौर में समुद्री मार्ग का इस्तेमाल करने वाला बड़ा नगर था। व्यापार और आवाजाही का केंद्र था। साझा भाषा, जीवन शैली और संस्कृतियों को जगह देने वाला भूभाग था। सिंधु घाटी की सभ्यता से जुड़ाव की बात दरकिनार कर दें, तब भी पोरबंदर का नाम मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास में आसानी से मिल जाएगा। इसके राजवंश की वजह से ये बात मामूली नहीं थी कि राजपूत जेठवा राजवंश की करीब 50 पीढ़ियों ने पोरबंदर पर शासन किया। आकार प्रकार में छोटा सही 700 वर्ष के इस अनवरत साम्राज्य सरीखा दूसरा उदाहरण इतिहास में कहीं नहीं मिलता। पोरबंदर रियासत और जेठवा राजवंश की स्थापना का किस्सा मध्यकालीन इतिहास में दर्ज है। पहले इसकी राजधानी पड़ोस के नगर में थी, पर कुछ समय बाद शासक इसे पोरबंदर ले आए। 100 साल बाद पोरबंदर का नाम बदलकर रणपुर कर दिया गया। 250 साल बीते तो उसका नाम एक बार फिर बदला। उसे छाया, छैया या छिया कहा जाने लगा। प्लासी के युद्ध के 10 साल बाद इसे पुनः पोरबंदर कहा जाने लगा। पोरबंदर में बारिश बहुत ज़्यादा नहीं होती, औसतन 25 से 30 इंच प्रतिवर्ष। मिट्टी प्रायः काली है, कुछ जगह लाल मिट्टी मिलती है जो कम उपजाऊ है। ज्वार, बाजरा, कपास और गेहूं पोरबंदर की मुख्य फसलें हैं, पर अर्थव्यवस्था व्यापार और मछलियों के कारोबार पर टिकी है। मकानों की ऊंचाई अगर समृद्धि नापने का पैमाना हो तो इसे अपेक्षाकृत समृद्ध नगरों में गिना जाएगा।
जितने दुमंजिला तिमंजिला मकान यहाँ हैं, आसपास के किसी नगर में नहीं है। सड़कें चौड़ी नहीं हैं, लेकिन सफाई पर जोर है। किसी अन्य तटवर्ती नगर की तरह पोरबंदर की एक ही बड़ी समस्या थी, भीषण उमस। गर्मी अधिक नहीं होती, एक आध महीने को छोड़कर तापमान बहुत ऊपर नहीं जाता, लेकिन उमस, ओफ, पोरबंदर क्या करेगा, कैसे करेगा, कब करेगा? तय करने में उमस की भूमिका कोई बहुत बड़ी नहीं होती। गर्मी इन दिनों अक्सर नहीं होती और थी भी नहीं। तापमान वही 30-31 डिग्री सेल्सियस, लेकिन उमस इतनी कि नहा कर निकले और पसीने से नहा गए। सुबह का समय हो, सूरज ऊपर ना चढ़ा हो, पर पसीना धार धार बहे। पेड़ों के पत्ते हिले तो हवा महसूस हो, छांव में थोड़ी राहत रहे, पर खुले आसमान के नीचे खड़ा होना ऐसा लगे कि दंड मिला हो। सवाल का जवाब नहीं आया तो गुरुजी ने सजा दे दी, डपट कर कक्षा से बाहर खड़ा कर दिया। उमस का असर समंदर पर नहीं होता, वो शांत रहता है, इतना शांत, बेआवाज और गति शून्य कि उसका होना पता नहीं चलता। मछलियों की गंध ना हो तो शायद ही कोई माने कि समुद्र करीब है। समुद्र भले उमस से बचा रहता है, मछुआरे नहीं बच पाते। लगता है वे नाव लेकर दूर तक जा सकते हैं मछली पकड़ने, देर तक पानी में रह सकते हैं कि लौटने पर नावें मछलियों से भरी हों, लेकिन ये हो नहीं पाता। 10 बजते बजाते सब किनारे आ जाते हैं, नावें तट पर खींचकर बांध दी जाती हैं। विशाल, शांत, सौम्य और न्योता देता समुद्र अकेला रह जाता है। दूर टापू पर मंदिर का झंडा लहराता दिखता है, लेकिन पानी पर बिंदियों की तरह नजर आने वाली कोई नाव नहीं दिखती। मछुआरे महसूस करते कि जितने वजन की मछलियां पकड़ेंगे, उससे ज़्यादा पानी बदन से निकल जाएगा। कई बार लगता जैसे प्रतियोगिता चल रही हो, खारेपन की। समुद्र का पानी अधिक खारा है या उनके बदन का? सबको पता होता है कि जीतना समुद्र को है, इसलिए भलाई इसी में है कि लौट पड़े। उमस में मुट्ठियां बंद करना मुश्किल होता, रस्सी संभालना और कठिन। जाल हथेली के पसीने से फिसल जाते, फेंकते कहीं, जाता कहीं और। खींचते समय हाथ में पड़ी गांठें किसी हाल मददगार न होती कि रस्सियां उन्हीं के सहारे टिक जाएं। जितना सन्नाटा समुद्र में पसरा था, पोरबंदर की सड़कों पर भी था। समुद्र सहज था, पर सड़कों की बेचैनी असहज। जाहिर है इसका कारण केवल उमस नहीं थी, क्योंकि जो हो रहा था आम लोगों को सरोकार नहीं था। कुछ असर उन पर साफ दिखता। पोरबंदर रियासत और हुजूर पैलेस में चल रही गतिविधियां महल की मोटी दीवारों से छनकर बाहर आने लगी थी। उन पर चर्चा थी, आम बदकही का हिस्सा। अंदेशे में दुबले होने वालों की कमी कहाँ होती है। कहते हैं कि मामला वाकई गंभीर था। जेठवा राजपूत राजघराने की 700 साल की राजशाही के लिए पहला बड़ा झटका लगा है। ब्रितानी हुक्मरानों ने उनकी इज्जत घटा दी, 13 तोपों की सलामी छीन ली गई। तो ये देखा आपने, हम कहानी में आ चुके हैं। करीब 13 पृष्ठ पढ़ने के बाद ऐसे लग रहा है हम कहानी में और अंदर चले, लेकिन जैसे मैंने कहा, हम धीरे धीरे इस पर आगे बढ़ेंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है, बापू नाम की मधुकर उपाध्याय द्वारा लिखित ये किताब आपको सुनने में अच्छी लग रही है, तो मैं हो सकता है इसको 30 से 40 मिनट या 1 घंटे प्रति एपिसोड लेकर जाऊं। इसलिए ये प्रयोग मेरा भी है एक छोटा सा, कि अगर आपको ये पसंद आती है तो ये 7 खंड आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। यकीन मानिए, गांधी को समझने का इससे बढ़िया मौका कहीं नहीं मिलेगा। बने रहिए द ग्लोबल टीवी पर, हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल द ग्लोबल टीवी। मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।